हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल पवार है और मैंने यूपी पीएससी 2018 में 74वीं रैंक हासिल करके डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। मैं अभी नायब तहसीलदार के पद में मोदीनगर तहसील में कार्यरत हूं। आज मैं आप सभी को दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी जो सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन जो हुई है, स्कूलिंग जो हुई है, वो दिल्ली में एक सरकारी विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग स्टडीज़ जो कंटिन्यू की है वो केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग से की है। आफ्टर माय सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैंने ETE एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू किया। उसके बेसिस पे 2011 से मैं एक प्राइमरी टीचर के रूप में दिल्ली में कार्य कर रही थी और जब दिल्ली में प्राइमरी टीचर के रूप में मैं कार्य करी तभी मेरे पिताजी ने ये इच्छा व्यक्त की कि आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसी के अपने जैसा सभी के लिए एक आइडियल होता है या कोई मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मेरे लिए मेरे फादर रहे हैं हमेशा ही। उनके कहने पे ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जो की है वो 2012 में स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने अपना ऑप्शनल और जीएस की कोचिंग ली है। जीएस की मैंने कोचिंग वाजीराम एंड रवि से 2013 में ली और अपनी जॉब के साथ ही मैंने ये सब कंटिन्यू किया है। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपने जॉब के साथ साथ रहते हुए एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया। तो इसके लिए मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी जॉब मैंने जब करनी स्टार्ट की थी वो मैं 2011 में की थी। तो अभी आगे मुझे फर्दर जो भी स्टडी करनी थी उसके लिए मैं मेंटली रेडी थी कि जो भी मुझे करना है विद इन जो बचा हुआ टाइम है उसी में मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसा मुझे टाइम में मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेंटल जो फ्रेमवर्क था वो इसी हिसाब से था कि मुझे अपनी स्टडी को रिमेनिंग टाइम ही देना है। तो जो मैंने मेरा जो प्रिपरेशन फेज़ रहा है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स का रहा है और उसमें मैंने ऑन एन एवरेज 7 आवर्स की स्टडी की है। जब एग्ज़ाम आपका आता है तो उससे पहले तो ऑब्वियसली सभी लोग 13-14 आवर्स स्टडी करते हैं। जो एवरेज एक पढ़ाई के जो मेरा शेड्यूल रहा है जो वो 7 आवर्स का रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ लोग सोचते हैं कि मैम हम वर्किंग है, कम टाइम है, हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। यही मैं करती थी। इनफैक्ट इनिशियल डेज़ में मैंने जॉब भी की, उसके बाद मैंने क्लासेस भी अटेंड की और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचता था उसमें मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी। तो ये टफ होता है, लेकिन ये आप अपने आप को उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करके चलते हैं तो यू विल एंजॉय दिस। मैं इसके अलावा जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने यूपीएससी की थी, लेकिन ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। मेरा एम ये था कि सिंस माय फादर वांट्स कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, तो मैं पीसीएस की एग्जामिनेशन जो है वो पैरेलली देती थी। यूपीएससी में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2013 में था और यूपी पीसीएस में भी सिमिलरली मैंने 2013 में ही अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। तो उस हिसाब से ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। 2014 का मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया था वो बिकॉज ऑफ यूपीएससी। उसके इन 5 अटैम्प्ट्स में मेरा सबसे पहले मुझे इंटरव्यू कॉल जो आया था वो 2015 में आया था, जिसमें मैं कोई रैंक या कुछ भी कोई पोस्ट में हासिल नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी देखा कि मेरे जो मेंस में मार्क्स थे वो काफ़ी कम थे। तो मैंने 2016 का जब मेंस दिया तो मैंने अपने मिस्टेक्स पे काम किया और 16 में मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट मिली। उसके बाद जब मेरा 2018 का एग्ज़ाम था उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि वहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया था और यूपीएससी पैटर्न पे ही एग्ज़ाम था, तो मुझे लगता है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन का थोड़ा बेनिफिट इसमें मिला है। और जो मैंने प्रिपरेशन की उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई थी विजन आईएएस की, उसी में मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी और मेन्स में भी वही सब मैंने अप्लाई किया था। अभी मैं आपको पीसीएस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया से या आप इंटरनेट से इतना कनेक्टेड है तो एवरीबडी नोज़ कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक फर्स्ट होती है प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी का पेपर होता है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर एक्सेट्रा इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। इसी के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ लगती है, जिसके
जिससे हम प्रीलिम्स अपना क्लियर करते हैं और मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। जीएस पेपर 2 सीसेट का होता है, जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, रीजनिंग आती है, और यूपी पीसीएस में हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये जो जस्ट क्वालिफाइंग होता है 33% आपको सिक्योर करना होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फाइनल जो कट ऑफ बनती है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। देन मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस में आपके 8 पेपर्स होते हैं, उसमें पेपर 1 ऐसे होता है जिसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं, 700 वर्ड्स ईच ऐसे में आपको लिखना होता है। और उसमें सेक्शन 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए फर्स्ट में भी आपको यूपी पीसीएस का जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे देन यू विल सी कि उसमें आपको मेंशन है किस पेयर से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरली मैं जो अटेम्प्ट करती थी तो मैं सोशल स्पेयर में इस वाले पार्ट में अटेम्प्ट करती थी। सेक्शन बी में आपका जो होता है उसमें आपको एग्रीकल्चर का होता है, ट्रेड का होता है, उसके अलावा जो भी आपको इकोनॉमिक पार्ट जो आपको लगता है कन्वीनियंट है आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन सी में जो आपको थोड़ा ऐसे लिखना होता है उसमें डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप एक पेपर 1 में आप अपना ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं। 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, विदिन 3 आवर्स लिखने होते हैं। और उसके सेकंड पेपर जो होता है वो होता है हिंदी का। तो हिंदी में आपके जनरल टॉपिक्स होते हैं जैसे विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, लोकोक्तियाँ होती है, संक्षेपण होता है, सरकारी अर्ध सरकारी पद जो भी आपको आगे इन फ्यूचर ऑफिस वर्क करने में हेल्प करेंगे। ये पेपर 2 में होता है, वो भी 150 मार्क्स का होता है, लाइक ऐसे भी 150 मार्क्स का होता है। तो थर्ड पेपर होता है आपका जीएस पेपर 1, देन जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। ये देन 7th आपका एग्जाम होता है वो ऑप्शनल का होता है, और 8th पेपर जो होता है वो भी ऑप्शनल के होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इस हिसाब से मेंस में आपके 8 पेपर्स होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। जब उसके बाद फाइनल स्टेज होती है वो इंटरव्यू की होती है। तो इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी चेक होता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अभी यूपी पीसीएस में जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करते हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैंने उसको डिवाइड किया हुआ था इस सेक्शंस को कि उसमें टॉपिक सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सर्टेन होते हैं कि उसमें से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर होता है, 5 to 10 क्वेश्चन सेंसस बेस पे होते हैं, इसी तरह 5 to 10 क्वेश्चन इंडेक्स बेसिस पे होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस तो हम रेडी कर सकते हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर रीड कर रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस के लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं घटना चक्र की मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, जिसको रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही करंट अफेयर वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, स्पेशली हिस्ट्री, ये 3 सेक्शन स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें अगर आप वर्क कर लेंगे तो उसके लिए भी एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। उसमें भी एक ट्रिक होती है कि अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स उनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप अगर लास्ट 10 ईयर को अगर या फिर लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स आप देख लेंगे तो वो वाला आपको उसमें भी आपको ऑन एन एवरेज 30 to 40 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर हम 50 क्वेश्चंस उधर करेक्ट करेंगे और 30 क्वेश्चन इधर, बाकी रिमेनिंग अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी पार्ट है आप उसमें स्कोर करेंगे तो आपको 100+ स्कोर हो जाएगा, और ये इतना यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए इनफ होता है। जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो उसमें हम फिर मेंस हम पढ़ते हैं। मेंस के पेपर 1 में आप लोगों को रीड करना, पेपर 1 में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं वो हिस्ट्री मेनली, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर होता है। हिस्ट्री के लिए अभी मैंने जो बुक्स रीड की है वो सिर्फ एनसीईआरटी रीड की है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी इन सब के एनसीईआरटी मैंने रीड की। इसके अलावा सिंस हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था तो इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाया, मेहनत किया और नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो मैं अपने नोट्स रीड करती थी उसके, और सिंस मैंने वाजीरामन रवि से कोचिंग ली थी तो मैं अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी मैं रीड करती थी उसमें ये मेरा वैल्यू एडिशन के तौर पे मैं वाजीरामन रवि के नोट्स को भी रीड किया करती थी। हिस्ट्री में इसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रीड किया है, वो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग भी उसको रीड कर सकते हैं। बाकी विपिन चंद्रा अगर आप चाहते हैं उसको रीड करना अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी तो आप लोग उसको भी रीड कर सकते हैं। हिस्ट्री करने के बाद जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें भी 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी
आप लोग रीड कर सकते हैं। और 6 क्लास से लेके आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे, तो उसको वन टाइम अगर आप रीड कर लेंगे वो भी इनफ होगा। मेक योर नोट्स, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन पार्ट जो है वो बहुत रिपीटेडली नहीं आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस पोर्शन पे देने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th और 12th की NCERT ज्योग्राफी की, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वही आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करते हैं और मेंस में भी हेल्प करते हैं, तो आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं। लेकिन आपको 6 to 12 सभी रीड करनी है। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैंने GC लियोन की भी एक बुक है, उसको मैंने रीड किया था। उससे आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, एक रॉ नॉलेज है उसको, तो उसको बहुत ही ये हेल्पफुल है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम, मेरा मीडियम एक्चुअली इंग्लिश था, तो मेनली जो भी मेरी बुक्स होगी वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड होगी। मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ अपनी तरफ से बुक बता पाऊँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर का हमारा पार्ट है, उसमें उसको जो मैंने रीड किया था, उसकी क्लास 11th की NCERT आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसी को मैंने रीड किया था। आपको भी वो बुक जो है, अगर आप उसको थॉरोली रीड करेंगे तो आपको यू कैन इमेजिन कि कैसा हमारा कल्चर है, और आपको बहुत ईजिली उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अलावा नितिन सिंघानिया के नोट्स मैंने रीड किए थे और मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगी थी। वो नोट्स आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। CCRT की बुक्स भी सभी लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी है। मैंने उसको कंप्लीट रीड नहीं किया था, मुझे उसकी पर मुझे जितना पार्ट मैंने उसको रीड किया था वो अच्छा था। तो जो लोग टाइम दे सकते हैं वो CCRT की बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। GS पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट आता है। इसके लिए मेनली, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो है UPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मैंने अपने उसी से, वही जो मेरे पास मोहंती सर के नोट्स थे, उसी से मैंने रीड किया था, तो मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट मिला था। आप लोग भी पॉलिटी के जो बुक्स मैंने जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की नॉलेज को और थोड़ा क्लियर करने के लिए क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मैंने रीड की थी। GS पेपर 4 के बाद हमारे ऑप्शनल के एग्जाम होते हैं, जिसके 2 पेपर्स होते हैं। UPPCS 2018 में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल वर्क था। अभी सोशल वर्क एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है UPPCS में भी। तो आप लोगों को अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो आई डोंट थिंक कि वो आपको बेनिफिशियल होगी। स्टिल मैं बता देती हूँ कि मैंने अपना ऑप्शनल सोशल वर्क क्यों चूज़ किया था। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद हमारे पास हार्डली 1 मंथ था डिसाइड करने के लिए, तो उसमें मेरे को लगा कि जो मेरा UPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट मुझे 15 डेज चाहिए, और मुझे इसके अलावा GS भी रीड करना था। तो मैंने क्योंकि मैंने 2016 में जो एग्जाम दिया था उसमें मेरे 2 ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क था, तो उसमें सोशल वर्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को थी, तो मैं इतना मुझे था कि सब ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैं जल्दी प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत कम था। तो मैंने सोशल वर्क को ऑप्ट किया। और उसके सोशल वर्क का बेस्ट पार्ट ये भी है कि उसमें आपको सोशल इश्यूज रीड करने होते हैं, जो हम अदरवाइज भी रीड करते हैं। GS पेपर 1 में भी उसके कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें भी मुझे लगा कि वो भी मुझे बेनिफिशियल होगा। तो उस हिसाब से मैंने एनालाइज करके क्या मेरे पास कितना टाइम है और किस हिसाब से मैं काम कर पाऊँगी, मैंने सोशल वर्क को एज अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था। इसके जब आप ये सब तो बुक्स की बात जो आप सभी को सभी मीडियम से पता चल जाएगी। कुछ बुक्स हो गई जो मे भी मैंने नहीं बताई हो, क्योंकि एज मैंने सेल्फ स्टडी तो की ही है, लेकिन मेरे इसमें कोचिंग भी एक मेन पार्ट रहा है जो मैंने लिया है। तो मैं अपनी रीडिंग करती थी, जो मैं प्रिपरेशन करती थी, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी, तो उसमें मेरे पास कुछ प्रिपेयर्ड ऑलरेडी नोट्स थे, क्लास नोट्स थे जिनको मैं रीड करती थी। तो उसमें मुझे लगता है कि आपको बुक्स नॉलेज के अलावा जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एज अ एस्पिरेंट जो मैंने फील किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी लर्निंग्स है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अगर मेरे माध्यम से कुछ भी आप लोगों को मदद मिल पाए, इवन जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अगर उससे एक भी आदमी का बेनिफिट हो जाए, तो मेरी ये जो रिकॉर्डिंग है या जो मैं आप लोगों को अपने नॉलेज या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो फ्रूटफुल होंगे। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस टाइम एक मीडियम चूज़ करना ही मेरे लिए बहुत उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी एक्चुअली, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, तो मेरा मीडियम जो था वो हिंदी था। उसके बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, वो भी क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लिए। और सिंस मैं 2011 से एक टीचर के रूप में कार्य करने लग गई थी, तो मैंने अपनी कोई भी पढ़ाई एज अ रेगुलर कॉलेज में नहीं की है। मेरी जितनी भी एजुकेशन रही है वो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू रही है। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड हंसराज कॉलेज से किया है। वहाँ पर मेरे ऑप्शनल पॉलिटी
और इकोनॉमिक्स थे जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई में मैंने बीएड भी उसके पैरेलली अपनी आगे कंटिन्यू की है। तो इन सब में मेरा जो मीडियम था तो वो हिंदी था, तो उसमें मेरे को ये रहता था कि मैं अपना मीडियम जो है क्या लूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, उनसे मैंने पूछा, तो सभी ने मुझे बोला कि जो आप मीडियम आप कोई भी लीजिए, बस अपना हार्डवर्क करिए तो आपकी जो है सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स पता होते हैं। मुझे ये पता था कि अगर मैं सिंस मेरा कोई स्ट्रॉन्ग, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैंने जो देखा, मैंने रिजल्ट में देखा कि किसका जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की तो उसमें पता लगा कि इंग्लिश मीडियम का जो है जो भी रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आ रहा है। ये ऐसा चीज़ में हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, आपके पास कोई बैकअप नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें सक्सेस मिल जाए। क्योंकि सक्सेस होने के लिए आदमी सब तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, वही मैंने किया है। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत किया, मेहनत किया, बहुत एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश मीडियम चूज़ करूँगी। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना अपने आप में उस टाइम इजी नहीं था। उसमें भी मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए काफ़ी बुक्स रीड करी। पहले एक छोटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें अगर मुझे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने में या कुछ ट्रांसलेशन करने में या कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वहाँ से मुझे हेल्प मिल जाती थी, और वहाँ से मैं अपने एक जो अपनी नॉलेज थी, जिसका बेस था, जो मुझे बनाना था यूपीएससी के लिए, वो मैं बना पाई थी। इसके बाद मैंने वाजीरामन रवि में कोचिंग ली थी। ये तो एक मीडियम के लिए मेरे स्ट्रगल था, जो बिल्कुल मैंने सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट की उसमें पहले मीडियम को लेके ही मैंने अपना बहुत मेहनत की, बहुत एनालिसिस किया। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने देखा कुछ लोगों के मॉक मैंने देखे जो यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। फिर जब मैं उनका मॉक देखती थी या इंटरव्यू देखती थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये लोग तो, मैं इनके सामने कुछ स्टैंड ही नहीं करती हूँ। मेरी जो नॉलेज है या मेरे जो भी, बिकॉज आई वॉज ए इंट्रोवर्ट गर्ल, तो मुझे लगता था कि मैं ये एक डिस्ट्रिक्ट को रन करना या इस तरह के काम मैं बिल्कुल कर नहीं पाऊँगी। तो मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होती थी। तो ये एक मेरे फादर का जो गोल था उसको खुद समझने में, अपने आप उस गोल में फिट करने में मुझे ऑलरेडी 2 साल लग गए। तो जो मेरे स्टार्टिंग के जो 2 अटेम्प्ट्स है वो मैं उतनी मेहनत से नहीं दे पाई। तो उसमें जब मुझे फेलियर मिलने लगा देन स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, अब तो मुझे करना ही है। जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं उसके 2 ही फेज़ है, या तो करना है या नहीं करना है। तो मेरे पास नहीं करने वाला तो ऑप्शन ही नहीं था, मुझे बस करना था। और कैसे करना है फिर ये मुझे अपनी स्ट्रैटेजी ये मुझे खुद प्लान करनी थी, क्योंकि मुझे बताने वाला तो मैं ही हूँ खुद। एट लास्ट जो आप हार रहे हो या जीत रहे हो, आप सभी को सब उसकी तारीफ़ करते हैं, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें एट लास्ट जिसको भी बेनिफिट होता है, जिसको करना है जो है, वो मैं खुद हूँ। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपने फादर का ये ड्रीम पूरा करना है एनी हाउ। तो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे से गलती होती थी मैं उस पर वर्क करती थी और उसी से मैंने सीखा है। इसके लिए मैंने सब तरीके से मेहनत करी कि अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी वाला पढ़ लूँ, अगर मुझे इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला पढ़ लूँ। तो इसी तरीके से मैं मैं कोई भी एग्ज़ाम देती थी उससे पहले मैं पूरा उसमें वर्क करती थी कि मैं कैसे काम करूं कि मेरा रिजल्ट आ जाए। तो इसीलिए जब मैंने यूपीएससी की तैयारी मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं सिर्फ वही दूंगी। मुझे ये था कि मेरा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँ। इसीलिए मैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स भी 2013 से ही देती आ रही हूँ। अब जब मेरा सिलेक्शन हुआ इस नायब तहसीलदार की पोस्ट पे, तो वो एकदम अनरियल एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने मतलब एक सिविल सर्विस के मतलब एरिया में मैंने कदम रख दिए, जो बिल्कुल मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया देन मेरा 2018 में प्रीलिम्स भी जो है वो क्लियर हो गया। अब उसमें मुझे फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि नायब तहसीलदार तो मिल गया है, लेकिन पीसीएस में मुझे सबसे हाईएस्ट पोस्ट लेनी है, बिकॉज आईएएस के अटैम्प्ट्स मेरे 2018 में ख़त्म हो गए थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं पीसीएस में सबसे जो एसडीएम की पोस्ट है उसको मैं किसी तरीके से हासिल कर लूँ। जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मेंस में मेरा जो स्कोर है वो इतना अच्छा आए कि मुझे एसडीएम की पोस्ट मिल जाए। बिकॉज 16 में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में जो मुझे मार्क्स मिले थे वो उतने नहीं थे कि मुझे टॉप मोस्ट पोस्ट मिल जाए।
अब 18 में मुझे जो था मैंने पूरा वर्क किया कि इतनी एसडीएम की पोस्ट काफ़ी अच्छी है तो प्रोबेबिलिटी उसमें है। उसके अलावा कि मैंने ये देखा कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मैं काम करूं और मुझे इसमें सिलेक्शन मिल जाए। तो मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बहुत पहले से ही थी। द हिंदू में बहुत अच्छे से रीड करती थी और जितने भी मैंने ऐसे दिए हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में वो काफ़ी उसमें मेरे को स्कोर हमेशा अच्छा ही मिला है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने ऐसे पे, हिंदी पे और इथिक्स एंड देन ऑप्शनल पे मैं अपना काम करूँगी। बाकी पेपर 1, 2, 3 में तो एक एवरेज स्कोर मुझे मिल ही जाएगा। तो उसमें मैंने ऐसे के लिए सबसे पहले न्यूज़पेपर में जो मैं रीड करती हूँ एडिटोरियल पार्ट, मुझे लगता है कि मुझे उससे बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। आप चाहे उसके नोट्स ना बनाएं क्योंकि नोट्स तो कोचिंग में आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिल ही जाते हैं, लेकिन जो आपको न्यूज़पेपर रीड करने से जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती है और वो आपको बेनिफिट करती है। तो ऐसे के लिए इसके अलावा मैंने विजन IAS में स्मृति शाह मैम है, उनके मैंने यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स थे वो भी देखे थे, वो बहुत ही मुझे अच्छे लगे थे। उनको मैंने 2018 में जो मैंने अपने ऐसे लिखा है मैंने उसमें उन्होंने जो मुझे स्ट्रैटेजी जो ट्रिक्स बताई थी तो वो मैंने यूज़ की थी। तो आई सजेस्ट कि आप भी जो है विजन IAS के जो ऐसे राइटिंग के जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है प्लीज़ उनको देखिए, उसको गो थ्रू कीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। तो मैंने अपने ऐसे पे काम किया। हिंदी में मुझे जो मेरा 16 में अटैम्प्ट मैंने दिया था उसमें मेरा स्कोर जो था वो 98 था। तो मुझे ये लगा कि जब मैं 150 में से 98 स्कोर कर सकती हूँ तो अगर थोड़ा और मैं मेहनत कर लूँगी तो मैं भी मुझे 100+ मिल जाए। तो मैंने हिंदी में भी काम किया था। और इथिक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि IAS बाबा के मैंने जो है TLB प्रोग्राम में जो रिटर्न आंसर्स होते थे उनको रीड किया था और अपनी स्पेक्ट्रम मैंने रीड की थी। तो और जितनी मैक्सिमम मैंने केस स्टडी उसमें रीड की थी कि जो केस स्टडी में जो आपको स्कोर है वो आपको अच्छा मिलता है। ये सब चीज़ें ये सब लर्निंग है वो मैंने अपने विजन IAS के जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो मैंने आंसर राइटिंग की थी उसी में मैंने ये देखा था। उसके अलावा सोशल वर्क भी मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि 1 महीने में इतना कम टाइम है और मुझे ऑप्शनल में स्कोर करना ही है। तो सोशल वर्क में जो मेरा स्कोर था, मैं 2016 में मैंने सोशल वर्क को पहली बार एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था और उसमें भी मेरा स्कोर 268 था आउट ऑफ 400। तो मुझे लगा इसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ कम टाइम में, तो उस हिसाब से मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ किया था। तो ये सब बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाते हैं बिकॉज सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अपने आप में एक मैराथन है। मतलब रेस तो सभी करते हैं लेकिन मैराथन के लिए हर कोई प्रिपेयर नहीं होता है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए आप करना चाहते हैं तो पहले ही आप 50% तो आप उसी में स्ट्रॉन्ग है। आप मतलब समझिए कि 50% लड़ाई तो आप उसी में जीत गए हैं। बिकॉज ये वाली जो मेरी जो PCS की या सिविल की UPSC की जितनी भी जो मैंने ये प्रिपरेशन की है मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया है। एक इंट्रोवर्ट लड़की जो कभी स्टेज पे जाने भी प्रेफर नहीं करती थी, बस अपना बैठी है, पढ़ाई कर रही है, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत वैल्यू रखती है। तो मैं अपने जूनियर्स को ये या फिर जो भी एस्पिरेंट्स है मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल हैं। आप किसी से क्यों अपने आप को कंपेयर करेंगे। काम आपको खुद करना है, आपके पर्सनल ट्रेड्स आपके साथ है। आप किसी को कॉपी कर सकते हैं लेकिन आप ओरिजिनल रहेंगे तभी आप अपने जो लैकुनाज हैं या अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर वर्क कर पाएंगे। तो जब इनिशियल डेज में मैं मॉक देखती थी तो मैं जो डीमोटिवेशन मैंने फील किया, मुझे लगा कि यार मैं तो उस लेवल पे हूँ ही नहीं। लेकिन उस सब से क्या होगा, उससे कुछ नहीं, उससे डिप्रेशन होता है। लेकिन हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रिपरेशन में होता है फर्स्ट कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप एक इंडिविजुअल है, आपके अपने ट्रेड्स हैं, आपको उस पर काम करना है और आपको एनी हाउ आपको जीतना है। ये मैराथन जो है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है खुद को। सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे भी आप उसके लिए बहुत सारे मीन्स होते हैं। आप कोई एग्जाम दीजिए, उसमें आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको लगता है अरे मैंने ये अचीव कर लिया। जब मैं UPSC नहीं दे पा रही थी, मैं एटलीस्ट PCS का तो प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो वो भी मुझे मोटिवेट करता था। जब कभी परेशान हो जाओ तो अपने आइडियल के बारे में सोचो। जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी, अपनी आंखें बंद करती थी और अपने पापा को विजुअलाइज करती थी, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई तो उनके चेहरे पर क्या मुस्कान होगी जो अभी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है मोटिवेट रखती है। आपको जो नहीं करना है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। आपको बिल्कुल भी अपनी जो नॉलेज है उसको किसी से कंपेयर नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अपने आप को नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखिए। जो लोग ये कहते हैं यार एग्ज़ाम मैंने दिया है पर हो नहीं रहा है, उसमें जो है मेरी कोई गलती नहीं है, जो है कुछ ना कुछ
मतलब हमेशा दूसरों की गलती बोलेंगे, यार उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, या फिर आप किसी से सलाह लेने जाएंगे कि मेरे तो सर 4 अटेम्प्ट में हुआ नहीं, क्या चांसेस है कि मेरा 5th में हो जाएगा। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे जब आपको पहले 4 में ही नहीं हुआ तो 5वें में क्या होगा। तो इस तरह के लोगों से प्लीज़ डिस्टेंस बना के रखिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, खूब सारे फ्रेंड्स बनाइए। मेरे जो फ्रेंड्स थे जो थे वो मैक्सिमम टीचर्स ही थे, उनको इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं इतना हार्ड वर्क करती है तो ज़रूर होगा। तो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही लंबी रेस है, उसमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये, प्लीज़ बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। आप कितना भी सोसाइटी को, लोगों को, फ्रेंड्स को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ ऑनेस्ट रहिए। आप भी सोचिए मुझे 7 आवर्स पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। आप उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रिपीटेडली पढ़ना है, ये सब बताते हैं आपको। रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन जो है वो बिल्कुल आपको, अगर आपने लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं किया है तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो रिवीजन जो तो इस एग्जाम की है कि आपने कितना भी रीड किया है उसका रिवाइज कीजिए। कोई मिनिमम अपने सोर्सेज रखिए और प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज स्टार्टिंग में जो मेरे यूपीएससी में 3 जो अटैम्प्ट थे उसमें मैं पढ़ा तो मैंने काफ़ी कुछ था, लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, और उसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता था एग्जाम में कि मुझे आता सब कुछ है, तो उसके चक्कर में अटैम्प्ट्स में इतने ज़्यादा कर लेती थी कि नेगेटिव मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो आप जो भी पढ़िए प्रिसाइज पढ़िए, एक्यूरेसी के साथ पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन स्ट्रेटजीज़ के अलावा आप लोग अपनी प्लीज़ ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने आप को बिल्कुल खोना नहीं है। आप लोग अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखिए। जैसे मुझे बहुत अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए मैं डांस शोज़ देखती थी, डांस रियलिटी शोज़ देखना मुझे बहुत ही पसंद था। तो इसी तरीके से आपकी जो भी हॉबी होती है उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, बिकॉज मेंटल और फिजिकल हेल्थ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर आप लोग खुश हैं तो आप इस प्रिपरेशन को एंजॉय करेंगे और आपको मज़ा आएगा तैयारी करने में। मेरी 7 ईयर्स की पूरी 8 ईयर्स की पूरी जर्नी रही है, इतने साल मैंने प्रिपरेशन की है, लेकिन अब जब सफलता मिल गई तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इतना टाइम अपना लाइफ का इसमें डिवोट किया है। आप वो सब भूल जाते हैं जब आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रख के तैयारी कीजिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ बहुत मस्ट होती है। अगर आप लोग जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कोचिंग में नहीं ज्वाइन कर सकते, अभी कोविड के टाइम में तो कोचिंग ज्वाइन करना अपने आप में टफ है, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हो गई है। जैसे मैं जो कुछ मैंने जो फॉलो किए थे ऑनलाइन चैनल्स, उसमें विजन आईएएस तो मेरा प्रायोरिटी पे रहता था, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे जो बता देते थे कि आप ये लेक्चर्स देख लीजिए। तो मैंने मैक्सिमम जो अपने लेक्चर्स देखे हैं या प्रिपरेशन में जो भी कुछ ऐड ऑन किया है, एनरिचमेंट किया है नॉलेज का, वो मैंने विजन आईएएस के ही ऑनलाइन लेक्चर्स देख के किया है। इसके अलावा आईएएस बाबा जो है वो भी एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आंसर्स रीड कर सकते हैं, अपने आंसर डाल सकते हैं, वहाँ पर आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक अनअकैडमी चैनल है, उसके भी मुझे जो लेक्चर्स अच्छे लगते थे उनके मैं नोट्स बनाती थी। जैसे मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है अपने नोट्स जो प्रिपेयर किए थे वो मैंने अनअकैडमी चैनल से ही किए थे। और जो लोग हिंदी मीडियम से है, जो लोग अपने जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, वो दृष्टि आईएएस के लिए जो है ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको हर टॉपिक पे हर उसमें आपको ऑडियो वीडियो सभी कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग उसकी प्लीज़ हेल्प लीजिए। सेल्फ स्टडी जो है वही इस एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाएगी। मैंने कोचिंग ली, क्लासेस ली, सब कुछ लिया है, लेकिन एट लास्ट मैंने भी वही वाली बुक्स पढ़ी हैं जो सभी लोग, एक सेल्फ स्टडी जो करता है वो वही बुक्स पढ़ता है, वही आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, सभी उस बुक को रीड करते हैं। और कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। तो नोट्स बनाना आपका अपना इंडिविजुअल फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए तो आप बनाइए, अदरवाइज़ ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप लोग नोट्स बनाइए। मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैंने उन्हीं एरियाज़ के नोट्स बनाए हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे वीक है, और बार बार मैं उसमें एनसीईआरटी को रीड करके या पूरी बुक रीड करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने अपने जो वीक एरियाज़ थे उसी के मैंने जनरली नोट्स तैयार किए। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको रैंडम अलग अलग बुक से आपको अरेंज करने होते हैं, तो उसके भी आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाएं। जैसे अब पेपर 1 में, पेपर 3 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपको तैयार करना है। अब जो पेपर 1 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री आया उसके लिए आपको क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है जस्ट उन्हीं को पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम टाइम में आप उसको
रिवाइज करिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंटिन्यूएशन में होते हैं, आपको बहुत टाइम नहीं मिलता, तो एक होना चाहिए आपके पास कि एक क्रिस्प नोट्स होना चाहिए जब आप उसको रिवाइज कर पाए। लेकिन इसके लिए इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। नोट्स आप अपने आप, जब आप अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप आपको सेल्फ नोट्स मेकिंग की हैबिट बन जाएगी। तो नोट्स आपकी नॉलेज में या फिर आपकी प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। जैसे मैंने सिर्फ वीक एरियाज जो थे उसी के मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने सभी टॉपिक्स पे नोट्स नहीं बनाए थे। इसके इन सब के अलावा जो फाइनल स्टेज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो होता है आपका पर्सनालिटी चेक। तो पर्सन जो इंटरव्यू यूपी पीसीएस में होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें सब लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि ये भी पढ़ लेंगे, वो पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले और सब कुछ प्रिपेयर कर ले कि बस अपने आप को बेस्ट दिखा दे। तो ये आप लोग और लेक्चर्स भी देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, आपने ये जाना होगा कि जो पर्सनालिटी है वो हमारी पहले से ही बन के आती है, उसको हम सडन हम उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। जो आपकी पर्सनालिटी है, आप मॉक में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको खुद बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी का ये पार्ट अच्छा है, आप उसको एनरिच कर सकते हैं, उसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी नॉलेज तो आपकी ऑलरेडी प्रीलिम्स में, जीएस में, मेंस में इतनी टेस्ट हो चुकी होती है कि अगर आपको कोई आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर आप उस पार्ट को नहीं बताएंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। जस्ट इंटरव्यू में जो दो चीज़ें होती है, अपने बैलेंस्ड आंसर दीजिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, फंबल मत कीजिए और बिल्कुल झूठ मत बोलिए। प्लीज़ ऑनेस्टी जो है वो सिविल सर्वेंट की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है प्ले करता है। मैंने जितने भी मॉक दिए, मुझे और कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला या नहीं मिला, एटलीस्ट मुझे सभी ने ये ज़रूर बोला कि आप बहुत ऑनेस्ट है, तो वो आपकी ऑनेस्टी जो सिंसियरिटी है वो दिखेगी, तो वो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। तो आप ट्राई कीजिए कि झूठ ना बोले, जो आप है अपने आप को ओरिजिनल, जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको प्रेजेंट कीजिए। बाकी जो आपने मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो एट लास्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट योर सेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। अपनी जो बुक्स हैं, जो आपका कंटेंट है रीडिंग का, उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कीजिए। सभी जगह से रीड करने के चक्कर में हम लोग जो रिवाइज ना करने वाली गलती करते हैं उसको ना करें। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा जो भी लाइन आपको मोटिवेट करती हो, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करिए, अपनी गलतियों से सीखिए। फेलियर जो है वो हर्डल नहीं होता है, ये पिलर होता है एक सक्सेस का। तो आप लोग जो आपने गलती की है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलती करके उसको सीख नहीं रहे और सेम गलती आप बार बार कर रहे हैं, देन यू आर एट रॉन्ग ट्रैक। तो आप लोग अपनी गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है शेयर कर पाऊँ और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं मोटिवेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।